हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है बोर एटॉमिक मॉडल। अब देखिए, एटॉमिक मॉडल जो है शुरू से हम पढ़ते हैं, आपने देखा होगा हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो था, डाल्टन का एटॉमिक मॉडल, फिर थॉमसन प्लम पुडिंग मॉडल, फिर रदरफोर्ड का मॉडल। और देखिए जो मेन जो शुरुआत हुई मॉडल की, रदरफोर्ड को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस मिलती है क्योंकि उसने बताया था कि जो केंद्र है उसमें नाभिक होता है और बाकी जो पार्ट होता है एटम का वो लगभग खोखला होता है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाता है। उसके बाद बोर ने जो है और इम्प्रूवमेंट किया और अपना एक मॉडल दिया जो कि क्वांटम सिद्धांत पर आधारित था। अब देखिए, जब भी हम शब्द काम में लेते हैं क्वांटम, तो क्वांटम का मतलब क्या होता है? क्वांटम का मतलब होता है क्वांटा। क्वांटा का मतलब है पैकेट ऑफ एनर्जी या बंडल ऑफ एनर्जी। तो वहाँ पर एक मेन जो चीज़ है वो ये है कि जो आपके सिस्टम है, जो आपका एटम है, उसमें कोई सी भी एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है। मतलब सारी एनर्जी की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, एक फिक्स एनर्जी की जो वैल्यू है, जो लिमिटेड वैल्यू है एनर्जी की, वो पॉसिबल है। अब देखिए, हम इसमें जो है बोर एटॉमिक मॉडल की जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करते हैं, बाकी आप पढ़ सकते हो आप डिटेल में। तो देखिए, सबसे पहले तो ये आपके क्या है, न्यूक्लियस है। ये रदरफोर्ड ने भी आपको बताया था। न्यूक्लियस जो है वो केंद्र में होता है और जो लगभग मास होता है वो केंद्र में जो है केंद्रित होता है। न्यूक्लियस जो है उसमें आपके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। इसके बाद जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं, चारों ओर चक्कर लगाते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन जो है वो चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। अब बोर ने क्या क्या बातें कही वो मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले तो उसने कहा ऑर्बिट। ऑर्बिट का मतलब क्या है कि जैसे मैंने आपको अभी डायग्राम से बताया कि जो सेंटर है, केंद्र है, वहां पर क्या प्रेजेंट है, नाभिक प्रेजेंट है या नाभिक उपस्थित है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियस जो है वो सेंटर में है, उसमें क्या प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जो आपके एटम का जो मास होता है मैक्सिमम, वो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की वजह से ही होता है। इसके बाद बच गया आपके इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के चारों ओर क्या कर रहे हैं, चक्कर लगा रहे हैं। अब चक्कर कैसे लगा रहे हैं, सर्कुलर ऑर्बिट में गोल 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 चक्कर लगा रहे हैं। तो बेसिक थीम क्या थी कि सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं सर्कुलर ऑर्बिट में। क्लियर? आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब दूसरी बात आती है, अब देखिए यहां पर क्या है कि अभी मैंने आपसे कहा कि क्वांटम का मतलब क्या है कि एनर्जी की कोई भी वैल्यू नहीं हो सकती। मतलब क्या है कि जो आप चक्कर लगा रहा है इलेक्ट्रॉन, वो ऐसा नहीं है कि किसी भी दूरी पे या किसी भी रेडियस पे चक्कर लगा ले, उसकी एक फिक्स वैल्यू होगी कि वो इसी पे ही चक्कर लगा सकता है, हर किसी रेडियस के ऑर्बिट पे चक्कर नहीं लगा सकता। मतलब एक फिक्स दूरी पे चक्कर लगाएगा। जैसे मान लीजिए कि ये इस पे चक्कर लगा सकता है, इस पे लगा सकता है, ऐसा नहीं है कि मर्जी आए जहां चक्कर लगा ले। ये क्वांटम का इसका जो बेस है वो ये है। अब देखिए कहां पर कौन से ऑर्बिट जो है वो वैलिड है या स्टेशनरी है या स्टेबल है, उसकी कंडीशन दी। कंडीशन क्या थी, mvr इक्वल्स टू NH/2π। अब देखिए mvr इक्वल्स टू NH/2π का क्या मतलब है। mvr कहते हैं हम एंगुलर मोमेंटम को। देखिए m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी क्या होते हैं, मोमेंटम। अगर हम उससे r से मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस से, तो वो क्या हो जाएगा, एंगुलर मोमेंटम। तो कंडीशन क्या है, स्टेशनरी ऑर्बिट की या स्टेबल ऑर्बिट की, जिसको हम कई बार शैल भी कह देते हैं, ठीक है, हिंदी में कहते हैं कोश या कक्षा भी कहते हैं। तो देखिए mvr इक्वल्स टू NH/2π, ये इसने कंडीशन बनाई कि ये जो कंडीशन फॉलो करेगा जो ऑर्बिट, वो स्टेबल होगा, और जो इस कंडीशन को फॉलो नहीं करेगा वो स्टेबल नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या है, mvr जो हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, रेडियस ऑफ शेल या रेडियस ऑफ ऑर्बिट, इक्वल्स टू NH/2π। n क्या है, इंटीजर है। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 4, जो भी आप कहना चाहो। n की वैल्यू क्या हो सकती है, 1 2 3 ऐसे, NH/2π। तो यहां पर एंगुलर मोमेंटम जो है mvr इक्वल्स टू NH/2π, ये इसने कंडीशन दे रखी है। अब जो इस कंडीशन को फॉलो करेगा वो स्टेबल होगा। जैसे मैंने नीचे लिखा है स्टेशनरी स्टेट। अब देखिए स्टेशनरी स्टेट का मतलब क्या है कि रदरफोर्ड में इसमें बेसिक डिफरेंस क्या है, रदरफोर्ड ने एनर्जी की बात नहीं करी थी। उसने क्या कहा था, इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगा था। अब इलेक्ट्रॉन चारों ओर चक्कर लगाएगा तो उसके एनर्जी में लॉस होगा, और एनर्जी में लॉस होगा तो लास्ट में क्या हो जाएगा, वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। लेकिन बोर ने क्या कहा, बोर ने ये कहा कि जो ऑर्बिट या जो शेल इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं, किस कंडीशन को,
mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 वो स्टेशनरी स्टेट है। स्टेशनरी स्टेट का मतलब स्टेबल है, स्थायी है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन इस कंडीशन को फॉलो करने वाली ऑर्बिट में चक्कर लगाएगा तो उसकी एनर्जी में क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा, नो लॉस। इसका मतलब ये स्टेट क्या है, स्टेबल स्टेट है। मतलब इन्हीं कंडीशन वाले शेल में या ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकता है, इसके अलावा जो है वो स्टेबल नहीं है। इसका मतलब जो भी शेल स्टेबल है जो आपको दिख रही है वो सब क्या कर रहे हैं, इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। तो स्टेशनरी स्टेट का मतलब यह है कि वो शेल या वो ऑर्बिट जहां पर ये कंडीशन फॉलो हो रही है mvr इक्वल्स टू NH अपॉन 2 वो स्टेबल कंडीशन है। क्या है, स्टेबल कंडीशन है। और स्टेबल कंडीशन में एनर्जी का कोई लॉस नहीं होगा। बात समझ आ रही है। अब मेन चीज क्या है कि इलेक्ट्रॉन चारों चक्कर लगा रहा है नाभिक के, तो अलग अलग शेल है या अलग अलग ऑर्बिट है, तो अलग अलग शेल और अलग अलग ऑर्बिट की जो एनर्जी है या रेडियस है, जो वेलोसिटी है, वो अलग अलग होगी। यहां पर मैं ज्यादा फॉर्मूले में डिटेल में नहीं जा रहा, केवल मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं। फॉर्मूला आप बुक से देख सकते हैं। अब देखिए रेडियस की अगर बात करें तो रेडियस का जो फॉर्मूला होता है, तो रेडियस का जो रिलेशन है वो है r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। इसका मतलब क्या है, r इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर अपॉन z। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर z जो है वो है एटॉमिक नंबर, या हम कह सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब क्या है कि अगर आप प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाएंगे तो रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और वो भी कैसे, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जितना आप प्रोटॉन की संख्या बढ़ाओगे उतनी ही गुना रेडियस क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसके बाद ऊपर क्या है, एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर का मतलब क्या है, एन क्या है, इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर या मुख्य क्वांटम संख्या, या हम नंबर ऑफ शेल भी कह सकते हैं। जैसे ये पहला शेल है तो इसके लिए 1 हो गया, ये दूसरा है तो 2 हो गया, ये तीसरा है तो 3 हो गया। तो यहां पर क्या कह रहा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर। इसका मतलब एन की वैल्यू जो है वो 1 2 3 4 5 ऐसे है। तो अब यहां होगा क्या, यहां ये होगा कि अगर आप एन की वैल्यू बढ़ाओगे तो रेडियस की वैल्यू भी बढ़ेगी, और वो भी किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। किस फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में। तो यहां पर क्या दे रखा है, आर इज प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर अपॉन जेड। अब एन स्क्वायर क्या कह रहा है कि अगर आप शेल को बढ़ाओगे तो रेडियस बढ़ेगी, किस फॉर्म में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है लेकिन उसके स्क्वायर के। जैसे मान लीजिए कि अगर आपने एन की वैल्यू 1 से 2 कर दी तो रेडियस कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो ये एक रिलेशन है कि रेडियस में और नंबर ऑफ शेल में क्या रिलेशन है, या प्रोटॉन की संख्या में क्या रिलेशन है। अब दूसरी हम बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी का जो रिलेशन है वो है v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। अब देखिए इससे आपको साफ पता चल रहा है कि जो रेडियस है वो प्रोपोर्शनल में चल रही है। मतलब अगर मैं कहूं कि ये 1 गुना है तो ये कितने गुना हो जाएगी, 4 गुना, और ये कितने गुना हो जाएगी, 9 गुना। बात समझ में आ रही है कि अगर मैंने पहले शेल की रेडियस को 1 गुना माना या 1 टाइम्स माना तो सेकंड की जो है उसकी 4 टाइम्स हो जाएगी, थर्ड की जो है वो कितनी हो जाएगी, 9 टाइम्स। ठीक है, क्योंकि 3 का स्क्वायर हो गया, 4 की जो है 16 गुना हो जाएगी। अब मैं बात करता हूँ वेलोसिटी की। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, जैसे जैसे आप शेल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे रेडियस बढ़ रही है, और वो भी उसके स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ रही है अगर ये कांस्टेंट है तो। अब बात आती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी क्या है, v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। मतलब अगर आप प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाओगे, मतलब प्रोटॉन की संख्या को अगर आप बढ़ाते हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। v इज प्रोपोर्शनल टू z अपॉन n। तो अगर आप प्रोटॉन की संख्या को बढ़ाओगे तो वेलोसिटी बढ़ जाएगी, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है n के। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप शेल बढ़ा रहे हो तो वेलोसिटी क्या हो रही है, कम हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी वेलोसिटी ज़्यादा है, फिर इसकी कम है, फिर इसकी कम है। समझ में आ रही बात। जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी। समझ में आ रही है बात। नेक्स्ट जो आपके है एनर्जी, ये देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एनर्जी वाला पॉइंट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब एनर्जी वाला पॉइंट क्या कहता है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। अब देखिए ये क्या कह रहा है, E इज प्रोपोर्शनल टू z स्क्वायर अपॉन n स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जब इसका फॉर्मूला लिखते हैं -13.6
Z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप क्या ध्यान रखेंगे कि जो टोटल एनर्जी आती है वो माइनस में आ रही है। किस में आ रही है? माइनस में, जो कि अट्रैक्शन फोर्स को बता रही है या उसकी स्टेबिलिटी को बता रही है कि जब इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से एटम के पास आता है या शेल में आता है और रोटेट करता है या रिवॉल्व करता है, तो उसकी एक एनर्जी रिलीज होती है जो उसकी स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है? माइनस का मतलब ये इसकी स्टेबिलिटी को बता रहा है या अट्रैक्शन फोर्स को बता रहा है, क्योंकि देखिए ये जो एनर्जी है टोटल एनर्जी है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी दो चीज़ों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? दो चीज़ों से, एक काइनेटिक एनर्जी, एक पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव में होती है और पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव में होती है। ठीक है, पॉजिटिव का मतलब हाफ mv², वेलोसिटी पॉजिटिव में है। ठीक है, तो हाफ mv² पॉजिटिव होगी। और पोटेंशियल एनर्जी का मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन दूर से नाभिक के पास आता है तो एनर्जी उस रिलीज करता है, उसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो ये दोनों का जो सम है वो आपके टोटल एनर्जी के बराबर होता है। और इसका अगर आप एक्चुअल रिलेशन देखें तो एक्चुअल रिलेशन ये होता है कि जो टोटल एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी की होती है, और यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की डबल होती है। तो जो टोटल एनर्जी आती है वो हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी आती है। क्या आती है? हाफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी की आधी जो है वो टोटल एनर्जी है। और सम में साइन मैंने दोनों का सेम रखा है, मतलब जो साइन पोटेंशियल एनर्जी का है वही साइन टोटल एनर्जी का है। और या फिर मैं कह सकता हूँ माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, मतलब काइनेटिक एनर्जी के बराबर आती है टोटल एनर्जी, लेकिन साइन चेंज हो जाता है। काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव आती है और ये नेगेटिव आती है। अब देखिए मेन बात क्या है? मेन बात यह है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? एनर्जी की वैल्यू कम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? कम। लेकिन यहाँ पर एक जो साइन है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ये माइनस साइन है। तो यहाँ पर रिलेशन माइनस की वजह से उल्टा हो जाता है। कहने का मतलब अगर ये माइनस नहीं होता तो हम क्या कहते हैं? n की वैल्यू बढ़ने से एनर्जी की वैल्यू क्या हो रही है? कम हो रही है। लेकिन यहाँ पर माइनस साइन है तो माइनस में वैल्यू कम होने का मतलब वैल्यू बढ़ना होता है। तो यहाँ पर हम ओवरऑल क्या कहेंगे कि अगर n की वैल्यू बढ़ रही है तो E की वैल्यू भी क्या हो रही है? बढ़ रही है, क्योंकि माइनस साइन आ गया। तो जब n की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाएगी तो एनर्जी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0, जो कि मैक्सिमम होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू क्या बता रहा है? कम वैल्यू को बता रहा है। तो ये आपके एनर्जी का रिलेशन है, एनर्जी का फॉर्मूला है। और स्टेशनरी स्टेट की हमने कंडीशन क्या देखी कि अगर कोई ऑर्बिट mvr=nh/2π को फॉलो कर रहा है, मतलब वो स्टेबल है, उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा। ठीक है, अब देखिए यहाँ लास्ट पॉइंट जो दे रखा वो है डेल ई। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जब वो स्टेशनरी कंडीशन में है तो वहां पर एनर्जी में कोई चेंज नहीं आता है, लेकिन अगर वो ट्रांजिशन शो करता है, जैसे मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से यहां चला गया, मतलब n=1 से n=2 पे चला गया, तो वहां पर एनर्जी चेंज होगा। और वहां पर जो एनर्जी चेंज होगा वो क्या हो जाएगा? फाइनल माइनस इनिशियल। समझ में आ रही है बात? कहने का मतलब क्या है कि अगर वो एक ही ऑर्बिट में चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी में कोई चेंज नहीं आ रहा, लेकिन अगर वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाता है तो वहां पर उसकी एनर्जी में क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ठीक है, तो यह मैंने दिल्ली से बताया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है, मतलब n=1 से n=2 जा रहा है या 3 जा रहा है या कहीं भी जा रहा है, तो वहां पर वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि उसकी एनर्जी बढ़ रही है। समझ में आ रही बात? जब ये नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये एब्जॉर्ब करेगा किसको? लाइट को या एनर्जी को। ठीक है, इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये इसने एब्जॉर्ब करी। और जब ये ऊपर से नीचे जाएगा तो ये एनर्जी को एमिट करेगा। ठीक है, एमिट। समझ में आ रही बात? तो इलेक्ट्रॉन जब एक ही कोश में चक्कर लगा रहा है तो उसकी एनर्जी फिक्स है, लेकिन जब वो नीचे से ऊपर जा रहा है मतलब एनर्जी को क्या कर रहा है? एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब ऊपर से नीचे जा रहा है तो एनर्जी को क्या कर रहा है? रिलीज कर रहा है या एमिट कर रहा है। तो ये पॉइंट्स जो थे मेन ये किसने दिए थे? बोर ने। लेकिन ये बोर का जो मॉडल था ये फुल एंड फाइनल नहीं था, इसमें काफ़ी कमियां थी। उस कमियों को हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि कुछ कमियां हैं बोर मॉडल की। वैसे तो काफ़ी सारी कमियां हो सकती है, लेकिन जो मेन कमियां हैं, जो लिमिटेशन है या शॉर्टकमिंग्स है, वो मैं आपको एक एक करके बता देता हूँ।
अब देखिए पहला पॉइंट लिखा हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम स्पेक्ट्रम। इसका मतलब क्या है कि जो बोर का एटॉमिक मॉडल है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम पर ही लागू होता है। अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाले सिस्टम लेंगे तो वहां पर बोर का जो मॉडल है वो उसको समझा नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम या आयन उस पर ही लागू होगा, क्योंकि हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, या अगर आप कहें हीलियम तो उस पर आपको एक प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो देखिए बोर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन एक होना चाहिए, प्रोटॉन भले ज़्यादा हो सकते हैं। तो अब वैसे आप जानते हैं कि पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, अब ये केवल लिमिटेड हो गया किसके लिए, एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए। तो ये इसकी बहुत बड़ी कमी है, ये आगे इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और फिर क्योंकि हमें बहुत सारे एलिमेंट पढ़ने, तो वहाँ पर हम इसको ज़्यादा इसको यूजफुल नहीं कह सकते, ठीक है। इसका कारण क्या है, कारण ये है कि जब एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, जिसकी वजह से एनर्जी में चेंजेस आ जाते हैं। तो वहाँ पर क्या हुआ कि ये स्पेक्ट्रम जो है एक इलेक्ट्रॉन सिस्टम का, उसको तो फिर भी समझा पाया, लेकिन एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के स्पेक्ट्रम को ये समझा नहीं पाया, मतलब उनके एनर्जी लेवल को नहीं समझा पाया। क्यों, कारण क्या है कि अगर एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं तो उसमें इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी होता है, ठीक है। ये इसकी पहली कमी थी। तो बोर जो है वो केवल एक इलेक्ट्रॉन के सिस्टम पर ही लागू होता है, ठीक है। अब देखिए ये पॉइंट मैं आपको यहाँ पर एक अच्छा सा कंसेप्ट बता देता हूँ, ये आपके कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी आता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, आपने पढ़ा होगा S, P, D और F, ये आपने उपकोष पढ़े होंगे। तो अगर आपसे कोई सिंपली पूछे कि इनका ऊर्जा का क्रम क्या है, तो आप कहेंगे S से ज़्यादा एनर्जी P की है, P से ज़्यादा D की है और D से ज़्यादा F की है, ठीक है। लेकिन अगर आपने कंडीशन लगा दी कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक हैं, तब क्या होगा, S = P = D = F। देखिए यही कारण है, यही कारण क्या है कि जब बोर ने बात करी एक इलेक्ट्रॉन की, तो वहां पर जो उपकोष होते हैं S, P, D, F, उनकी ऊर्जा बराबर होती है। तो पूरा जो कोश है उन सबकी ऊर्जा क्या हो गई, बराबर हो गई। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक से ज्यादा होता है तो ये इनमें एनर्जी डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए पहला पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट कह रहा है MVR = NH/2π। अब देखिए बोर ने इस पे काफी ज्यादा जोर दिया। बोर ने क्या कहा कि जिन ऑर्बिट के लिए, जिन कोश के लिए, जिन शेल के लिए या जिन कक्षा के लिए MVR = NH/2π, कोणीय संवेग जो है एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होगा या इंटीजर मल्टीपल होगा H/2π का, वो स्टेबल है, ये स्टेशनरी स्टेट है, बाकी स्टेबल नहीं है। तो ये तो इसने मैथमेटिकली बता दिया, लेकिन कंसेप्चुअली या थ्योरेटिकली ये इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ऐसा है आखिर क्यों, या ऐसा क्यों है कि केवल यही वाले स्टेबल है और बाकी स्टेबल नहीं है। इसका जो थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन था वो बोर नहीं दे पाया, उसने केवल फॉर्मूला दे दिया MVR = NH/2π। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, उसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन या कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन जो है बोर नहीं समझा पाया कि केवल यही वाले स्टेबल है और बाकी स्टेबल नहीं है, ऐसा क्यों, ठीक है। ये भी इसकी एक कमी है। अगला है इलेक्ट्रॉन पार्टिकल। मतलब बोर ने क्या कहा, या बोर के हिसाब से जो इलेक्ट्रॉन है वो एक कण की तरह व्यवहार करता है, पार्टिकल की तरह व्यवहार करता है। लेकिन बाद में जो स्टडी हुई उससे ये पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव की तरह या तरंग की तरह भी व्यवहार करता है। तो ये भी एक कमी आ गई कि बोर ने इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल मान के सॉल्व किया है, जबकि इलेक्ट्रॉन जो है वो वेव नेचर भी शो करता है। क्योंकि आपने देखा होगा डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट जो है वहां पर ये वेव नेचर शो करता है, और इसकी जो वेवलेंथ आती है वो एक्सरे के बराबर आती है। किसके बराबर आती है, एक्सरे के बराबर आती है। बात समझ में आ गई। तो ये इसकी कमी है कि बोर इलेक्ट्रॉन को केवल पार्टिकल मान रहा है, जबकि इलेक्ट्रॉन वेव नेचर भी शो करता है। नेक्स्ट है स्टार्क एंड ज़ीमान इफेक्ट। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमान इफेक्ट में क्या होता है कि जो आपके स्पेक्ट्रम है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो वो स्पेक्ट्रम की जो लाइंस है वो स्प्लिट हो जाती है, या हम कह सकते हैं एनर्जी लेवल जो होता है वो क्या हो जाता है, स्प्लिट हो जाता है। उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। तो अगर इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में या लाइट की प्रेजेंस में अगर लाइन स्प्लिट हो रही है, नॉर्मली इलेक्ट्रिसिटी होता है, करंट होता है, अगर स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है तो उसको हम कहते हैं स्टार्क इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड में स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट। अब बोर इसको नहीं समझा पाया कि ऐसा क्यों हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने से स्पेक्ट्रल लाइंस
या स्पेक्ट्रम जो है वो स्प्लिट क्यों हो रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड लगाने से स्पेक्ट्रम जो है या स्पेक्ट्रल लाइंस जो है वो स्प्लिट क्यों हो रही है, या एनर्जी लेवल जो है वो स्प्लिट क्यों हो रहा है, इसका जवाब बोर के पास नहीं था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना, एग्जाम में पूछते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड में जो लाइन स्प्लिट होती है स्पेक्ट्रल लाइन, उसको क्या कहते हैं, स्टार्क इफेक्ट कहते हैं, और मैग्नेटिक फील्ड में जब स्पेक्ट्रल लाइन स्प्लिट होती है उसको क्या कहते हैं, ज़ीमान इफेक्ट कहते हैं। समझ में आ गई बात। फिक्स रेडियस एंड एनर्जी, देखिए आपने जब बाद में क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पर एक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आता है, हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। अब वो अनिश्चितता का सिद्धांत क्या है, वो अनिश्चितता का सिद्धांत ये है कि आप सूक्ष्म कणों के लिए, माइक्रो पार्टिकल्स के लिए किसी निश्चित समय पर उसकी फिक्स एनर्जी की वैल्यू और फिक्स पोजीशन नहीं निकाल सकते। अगर आप एक को एक्यूरेटली निकालेंगे तो दूसरे की एक्यूरेसी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और दूसरे को एक्यूरेटली निकालेंगे तो पहले की एक्यूरेसी कम हो जाएगी। तो ये हेजनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत है। जबकि बोर ने क्या करा, बोर ने एग्जैक्ट वैल्यू रेडियस की मतलब पोजीशन और एग्जैक्ट वैल्यू एनर्जी की मतलब एनर्जी इसने निकाल ली। तो यहाँ पर ये हेजनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत फॉलो नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि इसने पोजीशन भी एक्यूरेट निकाल ली और एनर्जी भी एक्यूरेट निकाल ली, जबकि हेजनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत कहता है कि एनर्जी और पोजीशन दोनों आप एक साथ एक्यूरेटली नहीं निकाल सकते, उसमें कुछ ना कुछ वेरिएशन जरूर आता है। अगर आप एक को 100% एक्यूरेट निकाल लेंगे तो दूसरे की जो एक्यूरेसी है वो जो है इनफाइनाइट टाइम्स कम हो जाएगी, मतलब वो उसकी कोई एक्यूरेसी नहीं रहेगी। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर क्या है कि ये इसकी मेन कमियां हैं, और भी हो सकती हैं, लेकिन जो मेन कमियां हैं वो मैंने आपको बता दी। तो देखिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि बोर मॉडल क्या है, वहां मैंने डेरिवेशंस काउंट नहीं करी है कि पोटेंशियल एनर्जी की क्या डेरिवेशन है, या काइनेटिक एनर्जी की क्या है, टोटल एनर्जी की क्या है, रेडियस की क्या है, वेलोसिटी की क्या है। आप चाहें तो बुक में से डायरेक्ट फॉर्मूले देख सकते हैं, मैंने आपको बेसिक रिलेशंस बता दिए हैं। तो मैंने आपको बोर मॉडल क्या है, उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं, उसकी कमियां क्या हैं, ये मैंने आपको समझा दिया है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।